गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये आज का टॉपिक होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ETS। दैट मीन्स कि ETS का मेन पर्पज़ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों सेल्स में होता है या बॉडी में होता है, ठीक है। तो इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन कुछ ऐसे मिलिट्री पावर और एनर्जी पावर बोल सकते हैं फॉर्म होते हैं जो डायरेक्टली बॉडी सेल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है, NADH है एंड FADH2 है। ये दो ऐसे मिलिट्री पावर है या एनर्जी सोर्स है जिसको डायरेक्टली सेल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इनको करना क्या है, इनको कन्वर्ट करना होता है अदर फॉर्म में। अदर सुटेबल जो फॉर्म है हमारे बॉडी के लिए वो है ATP में ये कन्वर्ट अगर हो जाए तो ATP को बॉडी सेल्स यूज़ कर सकते हैं, बॉडी सेल, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। ये पॉसिबल कैसे होगा, ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NADH FADH2 को ATP में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर ATP यूज़ होता है। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। देन आपको ये समझना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में NADH और FADH2 कहाँ पे फॉर्म होते हैं, क्योंकि मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 इवेंट्स बताए हैं। फर्स्ट इवेंट है आपका ग्लाइकोलिसिस, देन सेकेंड इवेंट है आपका क्रैब साइकिल, ठीक है। ये 2 इवेंट हो गए। और ETS का तो रोल जो है वो कन्वर्जन में है। NADH FADH2 का कन्वर्जन जब ATP में होगा तो ETS का रोल होगा। ये थर्ड इवेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। और जो फर्स्ट 2 हैं वो क्या हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से एक्चुअली फॉर्म होता है NADH फॉर्म होता है, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। और क्रैब साइकिल से एक्चुअली क्या फॉर्म होता है, क्रैब साइकिल से NADH भी फॉर्म होता है और एज वेल एज FADH2 भी फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट करना है ATP में, और यहाँ पे क्रैब साइकिल का जो NADH FADH2 है इसको भी कन्वर्ट करना है ATP में, और जिसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर होगा तो NADH FADH2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और ATP हमारा एनर्जी सोर्स हो जाएगा, और ये इजीली हमारे बॉडी सेल्स इस ATP को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ETS जो है डिस्कस करना है, और जब ETS डिस्कस करेंगे तो लास्ट में एक और टॉपिक आएगा, वो आएगा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इसी का पार्ट है जो लास्ट में मेंशन है, ठीक है ना। तो ये जो कन्वर्ज़न है, इस कन्वर्ज़न को हम एक्चुअली कहाँ पे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहीं पर एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये इम्परमेबल है। क्या है, इम्परमेबल है, ठीक है। किसके लिए इम्परमेबल है, NADH के लिए इम्परमेबल है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है साइटोसोल में, और साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या बनता है, NADH, ठीक है।
साइटोसॉल में NADH होता है और ये NADH कहाँ पे फॉर्म होता है, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि NADH फॉर्म होता है ग्लाइकोलिसिस में, जब स्प्लिटिंग हो जाता है तो स्प्लिटिंग के बाद, ठीक है ना, NADH का फॉर्मेशन होता है और ये NADH हमारे बॉडी सेल्स यूज़ नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, तो इनको कन्वर्ट होना होता है ATP में। और कन्वर्ट होने के लिए इसको कहाँ जाना होगा, इसको जाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसको जाना होगा, ठीक है। बट मैंने अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमेबल होता है। इम्परमेबल मीन्स कि यहाँ पे NADH को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देगा ईजिली, NADH ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और इसको क्रॉस करना ही होगा, तो इसके लिए शटल होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इसके लिए इस NADH के ट्रांसपोर्ट के लिए शटल होते हैं, जिसमें फर्स्ट शटल है आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरा है आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ये दो शटल है और ये दोनों शटल एक्चुअली कहाँ होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पे मैलेट एस्पार्टेट शटल भी हो सकता है और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल भी हो सकता है। ये जो शटल हैं ये डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का टिश्यू है या किस टाइप का सेल है, उसके अकॉर्डिंग ये शटल प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी कुछ टिश्यूज़ या सेल्स में मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है और कुछ टिश्यूज सेल्स में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम डिस्कस करेंगे कौन सा टिश्यू है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये समझ लेते हैं रफली कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे मैलेट एस्पार्टेट शटल होते हैं और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होते हैं। ये शटल जो होते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये NADH को एंट्री करा दें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, वो भी मैट्रिक्स साइड में। कहाँ पे, मैट्रिक्स साइड में। ये जो सेंटर में है ये क्या है, मैट्रिक्स है। यहाँ पे जब NADH आ जाएगा मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू, देन NADH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ठीक है। NADH कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो मैंने यहाँ पे आपको शटल का इम्पॉर्टेंस बता दिया, ठीक है ना। शटल इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है और इनका फंक्शन जो है वो ग्लाइकोलिसिस के NADH को मैट्रिक्स में ले जाना, ठीक है। अगर जाएगा तो इन्हीं दोनों शटल के थ्रू जाएगा। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। NCERT का ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम एक्चुअली क्या है, किसका है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, ठीक है। थोड़ी सी क्लियरिटी कम है मेरे NCERT में, क्योंकि आजकल NCERT की डुप्लीकेसी ज़्यादा होने लगी है। तो डुप्लीकेसी ज़्यादा होने लगी है तो प्रिंट प्रॉपर नहीं आ रहा है। बट इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं NCERT का एक PDF का इमेज ऐड करूँगा, तो आप वहाँ से बना सकते हो, ठीक है ना। अभी आप एक रफली देख लो तो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। और इस डायग्राम को मैंने सेपरेट यहाँ पे बना रखा है, आपके सामने ये दिख रहा है, ये एग्जैक्टली इसी का कॉपी है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा डिटेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो है मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स एरिया है ये, ठीक है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके इस साइड जो होगा, ठीक है, इस साइड जो होगा दैट मीन्स कि अगर इधर एक लाइन बना दो आप तो ये होगा आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव स्पेस, दैट स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने NCERT से कॉपी कर रखा है। NCERT का जो डायग्राम है इसका मैं इमेज ऐड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक को समझना आपको है, टॉपिक को आपको समझना होगा अच्छे से और डायग्राम आपको मिल जाएगा।
कौन कहाँ पे मूव कर रहा है, क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप एक बार समझ लो। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये NADH इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और ये NADH कहाँ पे है, मैट्रिक्स में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है FADH2। ठीक है, इन्हीं दोनों का कन्वर्ज़न करना है, किस में, ATP में कन्वर्ज़न करना है। और यहाँ लास्ट में दिख रहा है ATP आपको। ठीक है, ये ATP फॉर्म होगा, बट उसके लिए क्या चाहिए हमको, NADH चाहिए और FADH2 चाहिए। मैंने आपको आज बताया कि NADH जो है ये ग्लाइकोलिसिस से भी आता है और क्रेब्स साइकिल से भी आता है। वेयर एज FADH2 की अगर बात करें तो FADH2 क्रेब्स साइकिल से आता है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। NADH क्रेब्स साइकिल एज वेल एज ग्लाइकोलिसिस दोनों से आता है, और FADH2 है वो क्रेब्स साइकिल से आता है। जो NADH है, ये NADH में थोड़ा सा आपको क्लियर करना होगा कि ग्लाइकोलिसिस का अगर NADH है तो वो ग्लाइकोलिसिस का NADH कहाँ से आएगा, एक्चुअली में वो आएगा साइटोसॉल से। ठीक है, और साइटोसॉल एक्चुअली कहाँ पे होगा, आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ से ये मूव करके NADH अंदर आएगा थ्रू द हेल्प ऑफ मैलेट एस्पार्टेट शटल आर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, बोथ शटल फाउंड ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इसी पे प्रेजेंट होगा और इसी के शटल के थ्रू जो है NADH जो है आ जाएगा मैट्रिक्स में। कौन सा NADH, जो साइटोसॉल में है, साइटोसॉल का NADH मैट्रिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब करना क्या है कि हमको स्टेप स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस मिलेंगे, और उसके लिए बहुत सारे डोनर और एक्सेप्टर भी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन के डोनर और एक्सेप्टर भी बहुत सारे आपको यहाँ पे चेन के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट है कि जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है तो हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो NADH का जो हाइड्रोजन है, जैसे ये NADH से ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, तो हाइड्रोजन के निकलने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई ना कोई यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक्सेप्टर होगा, और फिर वो एक्सेप्टर अगेन नेक्स्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो वही नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन अगर एज एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, FMN ले रहा है, और FMN जो है वो जब दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो किसको दे रहा है, आयरन सल्फर प्रोटीन को दे रहा है। ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन को दे रहा है। जब लिया तो ऑक्सीडाइज हो गया इलेक्ट्रॉन को, बट जब ये डोनेट कर दिया तो ये हो जाएगा रिड्यूस। क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये प्रोसेस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेना है कि देगा भी और लेगा भी। कोई एक पर्टिकुलर अगर एक्सेप्टर है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वही क्या है, डोनर है दूसरे टाइम पे। ठीक है, ये टॉपिक अगर आपको स्टार्ट करना है तो कुछ बेसिक हमेशा क्लियर होने चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जब डिसोसिएट होगा NADH या FADH2 से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। और ये लाइन NCERT की है, जब मैं आपको लिंक रिएक्शन बताया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, वही लाइन यहाँ पे मेंशन है NCERT में। टॉपिक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो लाइन है आपकी सेकंड जो बुलेट्स मार्क बना है यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ो। ये लाइन आपका अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। लाइन है आपका द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना,
मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम का पार्ट है और वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा ऑक्सीजन में, ठीक है ना, ऑक्सीजन को मिलेगा वो, और वहीं पे क्या फॉर्म होगा, वहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है अच्छे से आप सोच लीजिए एक बार, ये अप्लाई कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। तभी परफेक्शन आएगा जब आपकी हर लाइन जो है ईटीएस की क्लियर होगी, तब आपको समझ में आएगा ईटीएस टॉपिक, ठीक है। अब करना क्या है आपको, आप टॉपिक में कुछ और पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए। आप टॉपिक बोल रहा है कि द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब कि मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन पास होता है फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, और यही क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपकी तैयार हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका आसान हो जाएगा पढ़ना है। वैसे मैं बता दूं कि इंडिया के 99% स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सारे बेसिक्स बता रहा हूँ। बेसिक्स अगर क्लियर आपके हैं तो ये टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब डिस्कस करना है कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस। सारे बेसिक्स मैंने बता दिए, अब इसके बाद से करेंगे क्या, कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस पढ़ेंगे और देन उनको हम अप्लाई करेंगे ईटीएस प्रोसेस में। देखो जब आप ईटीएस पढ़ोगे तो ईटीएस में आपको 5 कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, आपको 5 कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ईटीएस जब आप पढ़ोगे तो एज ए कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आपको, कॉम्प्लेक्स 1 to 5 आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सीक्वेंस वाइज अरेंज भी किया है, आप देखो। फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये दिख रहा है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये दिख रहा है कॉम्प्लेक्स थर्ड, देन कॉम्प्लेक्स 4, और ये लास्ट में जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है आपका, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है। ये 5 कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग कुछ एंजाइम्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके सामने, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में एंजाइम इन्वॉल्व है NADH डिहाइड्रोजिनेज, देन नेक्स्ट है आपका साइटोक्रोम C रिडक्टेज, आप यहाँ पे रिडक्टेज भी मेंशन कर सकते हैं, देन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और लास्ट है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स वाइज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब करना क्या है, अब प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान देना है कि जो भी NADH है, ग्लाइकोलिसिस का हो या क्रेब्स साइकिल का NADH हो, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक होगा, मतलब कि डिसोसिएट होगा NADH से, और NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, ठीक है। जब यहाँ से हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FMN में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये FMN में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन पास होगा आयरन सल्फर प्रोटीन में, और ये कहाँ पे जाएगा, यूबिक्विनोन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन में जाएगा तो यूबिक्विनोन का मैं एक अल्टरनेट नेम बता दे रहा हूँ आपको। यूबिक्विनोन को क्या बोलते हैं, कोएंजाइम क्यू बोलते हैं, ठीक है ना। यूबिक्विनोन का सेकंड नेम कोएंजाइम क्यू है, और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन मिल जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है UQS2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये NCERT के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ये यूबिक्विनोन तक जाएगा और देन उसके बाद से जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थर्ड के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड में आएगा, और यहाँ बैक साइड में देखो तो यहाँ पे आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड है,
और कॉम्प्लेक्स सेकेंड का भी इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं ये मूव करके जा रहा है टूवर्ड द कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स थर्ड में इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकेंड से भी जा रहा है। तो ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स है ये फर्स्ट है, यहाँ से यूँ गया है इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है आपका, कॉम्प्लेक्स सेकेंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड में जा रहा है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड का जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो वाया कॉम्प्लेक्स थर्ड है, वो वाया कॉम्प्लेक्स थर्ड है। और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको साइटोक्रोम सी, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये जाएगा कहाँ पे, कॉपर इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक है। और यहाँ से होते हुए साइटोक्रोम ए, देन साइटोक्रोम A3 में जाएगा। और ये साइटोक्रोम A और A3 किसका पार्ट है, ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स फोर्थ का, ठीक है। तो इस तरीके से फ़्लो है, ठीक है। आप जब सीक्वेंस मैनेज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डायग्राम में पहले फर्स्ट आएगा कॉम्प्लेक्स, देन थर्ड आएगा और फिर सेकंड आएगा और देन फोर्थ आएगा और इसके बाद से देन 5 आएगा। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट के बाद सेकंड बोलता है, सेकंड के बाद थर्ड बोलता है, फिर फोर्थ बोलता है, फिर 5 बोलता है, तो वो रॉन्ग है, वो सीक्वेंस क्या है, रॉन्ग है। अगर आपको राइट सीक्वेंस मेंशन करना है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आएगा, देन कॉम्प्लेक्स थर्ड आएगा, देन सेकंड आएगा, देन फोर्थ आएगा, देन फिफ्थ आएगा, ठीक है। और करना क्या है, आपको कई बार इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स में इंडिविजुअल जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में आप देखो तो FMN मिलेगा और आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। देन साइटोक्रोम थर्ड में जब जाओगे तो साइटोक्रोम B और C1 मिलेगा और साथ में आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में जाएंगे तो FAD मिलेगा और आपको मिलेगा आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में जाएंगे तो साइटोक्रोम A मिलेगा और A3 मिलेगा। और लास्ट आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, तो यहाँ पे थोड़ा यूनिक टाइप का कंपोनेंट है, F0 F1 है, ठीक है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए। और साथ में ये ध्यान देना है कि यूबिक्विनोन 2 टाइम्स यहाँ बीच में आ रहा है। एक आ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और थर्ड के बीच में यूबिक्विनोन आ रहा है, ठीक है ना। यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और थर्ड के बीच में आ रहा है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड और थर्ड के बीच में भी यूबिक्विनोन आ रहा है, ठीक है, यूबिक्विनोन आ रहा है। तो ये यूबिक्विनोन का भी कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है। अगर आप नीट और एकेडमिक एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे तो उसके लिए ये जो डायग्राम दिख रहा है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके कंपोनेंट्स इंडिविजुअली लर्न करने होंगे, कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को लर्न करना होगा और ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ये शिफ्ट करके जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे भी हाइड्रोजन जा रहा है, ये यूबिक्विनोन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है। देन आप देख रहे हैं FADH2 का भी हाइड्रोजन जा रहा है इधर, ठीक है ना। ये सारे हाइड्रोजन जाएंगे इधर, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन जा रहा है आपका। और हाइड्रोजन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। एक टाइम तक क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है और इस साइड पे जो है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट टाइम के लिए लो हो जाता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, उस डिफरेंस के वजह से क्या होता है, एट लास्ट जो होता है वो हाइड्रोजन यहाँ से लीक कर जाता है। हाइड्रोजन यहाँ से लीक करके जाता है, अगेन कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहीं पे क्या होगा, ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे आप ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में तो पहले कॉपर को जा रहा है, देन साइटोक्रोम A को जा रहा है, देन साइटोक्रोम A3 को जा रहा है और एट लास्ट वो ऑक्सीजन तक जा रहा है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इधर से ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन ये सब जो है हाइड्रोजन आयन एक्चुअली हम लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये सब मिलके क्या बना देंगे, H2O बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि एट लास्ट किसको मिलने वाला है, हाइड्रोजन, ये मिलने वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा और उसके बाद से ये बनाएगा क्या, H2O बनाएगा, ठीक है।
तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं एक बार रीडिंग कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि एटीपी का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर है, NADH इलेक्ट्रॉन डोनर है या FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, उस पर डिपेंड करेगा कि एटीपी कितना फॉर्म होगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, जब आप NADH की बात करेंगे तो 1 NADH इक्वल टू 3 ATP होता है। ठीक है, और 1 FADH2 इक्वल टू होता है 2 ATP। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन डोनर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का भी डोनर है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का डोनर है, तो ये जो NADH है ये 3 ATP बना रहा है और ये FADH2 है ये 2 ATP बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो आपका लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, और इधर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन लेके H2O बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन मिल रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, और यहाँ साथ में ATP बन रहा है, और जब ATP बनेगा तो ADP का कन्वर्ज़न ATP में होगा, और इस टाइम पे इस कन्वर्ज़न को हम क्या बोलेंगे, इस कन्वर्ज़न को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, और उस प्रोसेस का जो लास्ट जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है ADP का ATP में कन्वर्जन, दैट मीन्स की फास्फोराइलेशन, दैट मीन्स की फास्फोराइलेशन। तो ऐसे फास्फोराइलेशन को आप क्या बोलेंगे, ऐसे फास्फोराइलेशन को आप बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है कि मैंने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अगर बोला है तो क्यों बोला है, तो आंसर होगा कि ये पूरे के पूरे ETS प्रोसेस में बहुत सारे जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, और एट लास्ट जो है हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये हाइड्रोजन जब लीक होकर मैट्रिक्स में जा रहा है, एट द सेम टाइम ADP कन्वर्ट हो रहा है ATP में, और इस कन्वर्जन में फास्फोराइलेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटोफास्फोराइलेशन दोनों को कंपेयर कर दिया है। ठीक है, तो मैं भी कंपेयर कर देता हूँ इसको एक बार। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जस्ट आपने देखा कि ये कहाँ पे हो रहा है, ETS के टर्मिनल पे हो रहा है, टर्मिनल ऑफ द ETS परफॉर्म ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, और फोटोफास्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, फोटोफास्फोराइलेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। कहाँ होता है ये, फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता है क्या है, लाइट रिएक्शन। ठीक है ना, लाइट रिएक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और लाइट रिएक्शन में आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, बट उस ATP के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट, मतलब कि फोटोनिक लाइट, फोटॉन्स के फॉर्म में जो आते हैं एनर्जी, उस एनर्जी को जो है लाइट रिएक्शन के कंपोनेंट्स यूज़ करके और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फोटोफास्फोराइलेशन ये होता कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस का एक इवेंट होता है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता है क्या है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस ATP के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। सनलाइट में जो फोटोनिक एनर्जी होती है वो फोटोनिक एनर्जी ADP लेता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस फास्फोराइलेशन को हम क्या बोलते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फोटोफास्फोराइलेशन। और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, और एट लास्ट ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है और साथ ही में उसको हाइड्रोजन मिलता है, और देन हाइड्रोजन जो है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट होता है वो यहाँ पे लीक आउट हो जाता है, और
ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये मैंने आपको बता दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों को कंपेयर किया NCERT ने। ठीक है ना। एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन की बात होगी तो आप बोलेंगे कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन इवेंट में हो रहा है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है वहाँ पे हो रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। फोटोफॉस्फोरेशन प्रोसेस अकर इन फोटोसिंथेसिस, वेयर एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, या सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, ETS भी बोल सकते हैं। देन ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से वो रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ओनली मैं ये डायग्राम बनाऊँगा। ठीक है, और रिमेनिंग डायग्राम नहीं होंगे, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ से रिलेट करेंगे तो सारी बातें आपको वहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपने देखा कि NADH FADH2 जो है वो ATP के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे जो ATP फॉर्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ढेर सारा हाइड्रोजन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है जब लीक आउट हो रहा है तो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट